नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले और अत्याचार को लेकर और संभल हिंसा को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 500 साल पहले बाबर ने जो अयोध्या में किया, बांग्लादेश और संभल में वही आज हो रहा है। तीनों की प्रकृति, तीनों के डीएनए एक ही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि याद कीजिए 500 साल पहले बाबर के आदमियों ने अयोध्या कुंभ में क्या किया था। संभल में भी वही हुआ और बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। सीएम के संभल की तुलना बांग्लादेश और बाबर और डीएनए से करने के बाद इस बयान की चौतरफा इस पर हमले हो रहे हैं। विपक्षी दलों ने हमला किया है और सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर उनको डीएनए टेस्ट कराना है तो वो सबका डीएनए टेस्ट कराएं, और एक अलग तरीके से उन्होंने डीएनए टेस्ट कराने को लेकर भी चुनौती दे दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि आप डीएनए की बात ना किया करें। डीएनए की बात मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। भगवा पहन करके, योगी होकर के इस तरह की बात आपको शोभा नहीं देती। अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपना डीएनए टेस्ट कराने को तैयार हूं और आप भी अपना टेस्ट जो डीएनए है वो टेस्ट कराने के लिए तैयार रहिए। तो कुल मिलाकर जो संभल की लड़ाई है वो डीएनए टेस्ट तक आ गई है। बांग्लादेश से इसको जोड़ दिया गया है। लेकिन एक बहुत अहम मसला विपक्षी दलों में भी देखने को मिल रहा है, इंडिया गठबंधन के इनसाइड अंदर देखने को मिल रहा है। संभल को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भी अंदरूनी खींचतान चल रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल संभल नहीं जा सके, वहां पुलिस ने उनको रोक दिया। तो आज कांग्रेस के जो चीफ विप हैं मणियक्कम टैगोर, उन्होंने एक विशेषाधिकार का नोटिस दे दिया, उस पर चर्चा की मांग की लोकसभा में और कहा कि नेता प्रतिपक्ष के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो मंथन में सवाल यही कि जो संभल की लड़ाई है डीएनए तक आ गई है और क्या विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है। ये दो बड़े अहम मसले आज हम चर्चा जरूर करेंगे इन पर। संभल की लड़ाई डीएनए पर आई या डीएनए तक आई, कैसे भी आप कहिए, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि विपक्षी दलों का या विपक्ष का जो राइट है, नेता प्रतिपक्ष का जो राइट है, जो आवाज़ है, वो दबाने की कोशिश की जा रही। संभल वो जाना चाहते थे, उन्होंने कहा मैं अकेले जाऊंगा, सिर्फ अकेले जाने दीजिए, एक पुलिस के घेरे में जाने दीजिए, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये विपक्ष की आवाज़ और ख़ास तौर पर उनके एलओपी के अधिकार यानी लीडर ऑफ अपोजिशन के अधिकारों का हनन किया गया है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने एक अलग तरीके का रणछेद छेड़ दिया है और समाजवादी पार्टी लगातार संभल मसले पर केंद्रित है। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी संभल मसले पर क्यों न केंद्रित हो, इसका भी सीधे सीधे जवाब भी है कि जो मुस्लिम वोट है उसके दम पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से रिवाइव किया है और उसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को मिला है जरिए कांग्रेस। लेकिन संभल की घटना के बाद जो संभल की घटना है वो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी जो पहले उठाने को तैयार नहीं हुई, समाजवादी पार्टी इसी पर अड़ी रही, इसलिए दोनों की राहें लोकसभा में अलग अलग हो गई। जो कांग्रेस पार्टी है उसने अडानी का मुद्दा रखा डिस्कशन का, इसको लेकर विपक्ष दो धड़ों में बट गया। टीएमसी अलग मुद्दों को लेकर आ गई। जो समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में और अच्छी खासी 37 सीटें लोकसभा की जीती हैं, तो वो संभल पर चर्चा करना चाहते थे। उनके नेता खुलकर बोल रहे हैं, रामगोपाल यादव जैसे नेता कह रहे हैं साफ तौर पे कि संभल से बड़ा मुद्दा अडानी वडानी नहीं है। तो इसको लेकर इनसाइड द इंडिया गठबंधन दो हाथ चल रहे हैं। और एक मामला और जानकारी में मेरी आज आया है कि जो सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस से काफ़ी नाखुश है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल या लीडर ऑफ अपोजिशन का पद पास होने के कारण
कांग्रेस पार्टी से समाजवादी पार्टी ऐसी अपेक्षा करती थी कि अगर जो फ्रंट रो में, लोकसभा में फ्रंट रो में अगर सीटें घटाने का मसला अगर था या इस तरह की कोई बात थी, नया सीटिंग अरेंजमेंट था, तो कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी को बताना चाहिए। उस सीटिंग अरेंजमेंट में समाजवादी पार्टी को फ्रंट रो में एक सीट का घाटा हो गया। आप लगातार देखते होंगे कि अखिलेश यादव के साथ अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद लगातार बैठते थे। वो एक तरीके से समाजवादी पार्टी के दलित पोस्टर के रूप में, अयोध्या पोस्टर के रूप में वो लगातार वहाँ पर नज़र आते थे और इसका एक इम्पैक्ट भी, पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी जाता था। लेकिन वो इम्पैक्ट भी खत्म हुआ या खत्म कर दिया गया। इसको लेकर समाजवादी पार्टी नाराज है और संबल मुद्दे और इन दोनों मसलों को लेकर अंदर ही अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में भी खींचतान जैसी स्थिति की खबरें हैं। तो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, इनका वार पलटवार, उसके बाद विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं। पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभव में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बनकर के खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। जहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, राहुल जी को ये रोकने का प्रक्रिया सिर्फ ये है कि ये नहीं चाहते कि राहुल जी लोगों तक पहुंच पाए, ये नहीं चाहते जो पीड़ित हैं उन तक पहुंच पाएं, ये नहीं चाहते थे जो लोग जिनके बच्चे मारे गए उन तक पहुंच के वहाँ पे मलहम लगाए, उनको कॉन्फिडेंस दे। ये नहीं चाहते रूल ऑफ लॉ चले। जिस तरह का रूल वहाँ पे चल रहा है उत्तर प्रदेश में, एनकाउंटर दर्ज, बुलडोजर चला देने का, गलत तरीके से इलीगल डिटेंशन कर देने का, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मार देने का, पुलिस नारे लगा के किसी एक पूजा स्थल में घुसने का, ये सब जो चल रहा है इससे एकदम साफ जाहिर है कि हिंदुस्तान के जो लॉ है उसके तहत उत्तर प्रदेश नहीं चल रहा है। वहाँ अपनी मुख्यमंत्री की और भाजपा की मनमानी चल रही है। लेकिन इसको हम, ये कितना भी हमें रोकें, ये कितना भी हमें जाने ना दें, लेकिन हम लोगों इनकी तरह की एक्टिविटीज को हम एक्सपोज करते रहेंगे। खुद ही सरकार कल्प्रेट है, और जब खुद ही पूरा जो प्रशासन और शासन कल्प्रेट है, तो अब जो भी वो रंग भरना चाहें वो भर सकते हैं, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में जो सौहार्द है, जिसको लगातार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और वो इसलिए की जा रही है तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उपचुनाव के नतीजे रहे हैं और जिस तरह से चुनावों में धांधली हुई है,
कहीं लोगों का आकर्षण, लोगों का ध्यान उस तरफ ना चले जाए, इसीलिए संभल वाली घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन आज पूरा उत्तर प्रदेश तैयार है, वो समझ रहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो रोजगार के मुद्दे पे बात नहीं करेगी, वो आरक्षण के मुद्दे पे, वो महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पे, हमारे किसानों को जिनको डीएपी नहीं मिल पा रही है। आज महंगाई कितनी है, दिसंबर का महीना है जहां आज सभी खाद्य पदार्थ, सब्जियां इतनी महंगी हो रही है, तो कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और लगातार जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का लगातार घटता जा रहा है। और हरदोई से मुझे वैसे भी अतिरिक्त लगाव रहता है और जो इसके संस्थापक श्री अशोक अग्रवाल जी हमारे विधान परिषद के सम्मानित सदस्य हैं, उन्होंने विशेष तौर से आने का आग्रह किया था और आकर के मुझे अच्छा लगा। यहाँ एक अच्छा प्रयास विद्यालय परिवार कर रहा है, उनके लिए मेरी शुभकामनाएं। अखिलेश यादव ने कहा लोगों को ध्रुवीकृत करने के लिए, शासन में अपने खराब रिकॉर्ड से ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द भड़काने का काम भाजपा का कर रही है, जो उसका निहित स्वार्थ है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को बहुत तेज मिर्ची लगी हुई है उपचुनाव में करारी पराजय की, और उस जख्म को वो सहला नहीं पा रहे हैं। ये पूरा संभल जानता है और आप सब भी शायद कुछ खबर पा गए होंगे कि संभल में कोई दंगा नहीं हुआ था। समाजवादी पार्टी में गुंडे, अपराधी, माफिया दंगाई होते हैं, मतलब उन्हीं सपाइयों ने आपस में लड़ाई किया, आपस में एक दूसरे को मार डाला। अब वो 5 लाख रुपए का मुआवजा और प्रतिनिधिमंडल भेजने की नौटंकी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 5 लाख क्यों देते हो, आप 5-5 करोड़ दे दो। ये तुम्हारा मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का नया मॉडल है, जिसे जनता ने नकार दिया है। भाजपा को अब केवल हिंदुओं का नहीं, मुसलमानों का भी भरपूर वोट मिल रहा है और समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो गई है, उस सफाई की ओर रवाना हो गई। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण का अखिलेश यादव का नया मॉडल है। अब किसका क्या मॉडल है ये तो नेता ही जाने। राहुल गांधी को जब जाने नहीं दिया गया तो वो किस तरीके से उनका विशेषाधिकार हनन हुआ, किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी आवाज़ को दबाया गया, वो सुना देते हैं आपको। पूछ रहे हैं कि भाई परमिशन तो दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ, कैसे कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। संभल में हिंसा हुई है, लोग मारे गए हैं और हम अपनी आंखों से वहां जाकर समझना चाहते थे कि हुआ क्या, मगर पुलिस ने हमें परमिशन नहीं दी। मैंने पुलिस वालों से ये भी कहा मैं अकेला जाऊंगा, मगर वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो राहुल गांधी संभल को लेकर, राहुल प्रियंका दोनों जा रहे थे संभल, लेकिन उनको रोका गया। एक उनकी आवाज़ दबाने के विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया गया लोकसभा में। उस पर चर्चा हुई कि नहीं हुई एक अलग बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी ये जताना चाहती है कि जितना समाजवादी पार्टी संभल के पीड़ितों को लेकर चिंतित है, उतनी ही उससे कम कांग्रेस पार्टी नहीं है। तो एक इंटर कॉन्फ्लिक्ट भी कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में देखने को मिला। जितना पिछली बार का लोकसभा का सदन अरेंज्ड और एक एक मुद्दे हर जो विरोधी दल था पकड़ के रखे हुए था, उतना ही इस बार थोड़ा सा बिखरा विपक्ष नजर आ रहा है। और संभल के मुद्दे को लेकर बांग्लादेश और पता नहीं कहाँ कहाँ चीज़ों को लेकर बातें चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जाति के नाम पर जो लोग बांट रहे हैं वो काटने की कर रहे हैं और करने की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा क्या ही कहा जा सकता है किसी मसले को लेकर। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता खेमचंद शर्मा दिल्ली से जुड़े हैं। शर्मा जी स्वागत, बहुत धन्यवाद। सुमित यादव कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, आपका ही बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार दिल्ली से। अजय शुक्ला इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक के तौर पर जुड़ गए हैं। अजय जी आपका ही बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। अजय जी देश के तमाम बड़े मीडिया संस्थानों में ग्रुप एडिटर, एडिटर इन चीफ जैसे तमाम पदों पर रहे हैं। अशोक तिवारी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं हमारे साथ में। अशोक तिवारी जी आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। खेमचंद शर्मा से मैं शुरुआत करूंगा। शर्मा जी, ये बार बार बाबर का डीएनए, बटोगे तो कटोगे, फिर वही काटने बांटने पीटने मारने, इससे इतर कुछ राजनीति नहीं हो सकती। यही जरूरी है, बार बार यही कहना है। जितना ध्रुवीकरण होगा उतना ही फायदा होगा।
शर्मा जी। दुर्गेंद्र भाई नमस्कार। नमस्कार। और आपके माध्यम से सभी भारतीय जनता पार्टी के संविधायकों को, सभी महाराष्ट्र वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नई सरकार बनी है, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई आपकी नई सरकार के लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू। बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक राजनीति नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है। इसीलिए आज 36 बिरादरी, जिसमें सभी धर्मों के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ उसमें दिखाई दिया कि 36 बिरादरी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। और कुछ पार्टियां, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करती हैं और उसके तहत अलग अलग फॉर्मूले वो निकाल के लाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। और जिस तरीके से संभल में हुआ, हम सब जानते हैं, हजारों की संख्या में एक विशेष पार्टी के नेता ने लोगों को इकट्ठा किया, बौखलाया, उनको षड्यंत्र के तहत वहां पे उकसाया और आपस में ही वो गोलीबारी करते रहे और कई लोगों को उन्होंने मार दिया। ये सारी चीजें धीरे धीरे अभी निकल के बाहर आ रही हैं और आरोप हम पे लगाते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के राज में वो नहीं होने देंगे जो 40-45 साल पहले संभल में 20-25 हिंदुओं को जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था, वो नहीं हो पाया। ये तो भूल गए थे लोग, आपने इसको भी याद दिला दिया। ये तो सारे लोग, हम लोग को याद ही नहीं था। बोलिए बोलिए जी। तो जो जिंदा जला दिया गया था वैसा अब नहीं होगा। प्रयास किया कि पुलिस वालों को जला दिया जाए, मार दिया जाए, पत्थर से मार दिया जाए, गोली से मार दिया जाए। और वहां पे जो इन्वेस्टिगेशन करने टीम आई थी उनको भी इस तरीके का कुछ किया जाए। लेकिन अब योगी मोदी जी का राज है और वहां पे प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए ऐसी बड़ी घटना को रोका, जो पहले हो चुकी है, जिसकी वजह से हिंदुओं में बहुत ज्यादा आप कह सकते डर का माहौल था, कहीं ऐसा रिपीट ना हो जाए, ऐसी चीजें ना हो, तो वो नहीं हुई। लेकिन अब खुद षड्यंत्र करते हैं, फिर कहते हैं पैसे देंगे। अरे 5 लाख क्यों दे रहे, 5-5 करोड़ दो, आप क्या पैसे की कमी है? कौन मना कर रहा है? आपको जो नाटक नौटंकी करनी है करो, लेकिन एक शब्द उस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दंगाइयों के बारे में नहीं कहते, नकाबपोश पत्थरबाजों के बारे में कुछ नहीं कहते, बल्कि उनको संविधानिक अधिकार दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पत्थर फेंकना तो उनका संवैधानिक अधिकार है, पुलिस वालों को मारना तो उनका अधिकार है। जिस तरीके समाजवादी पार्टी के राज में पुलिस वालों को थप्पड़ जड़ दिया जाता था और उनके जो कह सकते हैं जो बाहुबली थे, वो एसपी, डीएसपी, एसएचओ उन सबसे ऊपर हुआ करते थे। उन्होंने जो कहा वही कानून, उन्होंने जैसा कहा वैसा ही सरकार करेगी। अब वैसा नहीं चलेगा। अब वहां पे कानून का राज है, सुशासन है, आम आदमी की सुनी जाती है, जनता की सुनी जाती है और जनता के सामने कोई भी वीआईपी नहीं है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का एमपी हो, एमएलए हो, नेता हो, बाहुबली हो, सब पे कार्रवाई की जाएगी। अब ये इनके ऊपर है, ये नाटक नौटंकी कब तक ये जारी रखते हैं। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो वहां पे इंक्वायरी जारी है। जितने भी दोषी हैं, जिनके घर पे असला मिला या जिनकी छत पे बहुत बड़ी संख्या में पत्थर मिले, जिन्होंने पत्थर फेंकने में लोगों की मदद की या लोगों के साथ खड़े होकर पत्थर फेंके, उन सब पे कार्रवाई होगी। लेकिन मैं पुनः आपके माध्यम से ये सभी को आश्वासन देना चाहता हूं, किसी भी निर्दोष को ना परेशान किया जा रहा है और ना ही किया जाएगा। शर्मा जी, एक मेरा प्रश्न है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। संविधान की बात की आपने कि वो चाहते हैं कि पत्थरबाजों को संवैधानिक अधिकार मिल जाए, तो संविधान में ये भी तो अधिकार नहीं ना कि कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति बार बार कहे कि वो काटने का इंतजाम कर रहे हैं, वो बांटने का इंतजाम कर रहे हैं, वो बांटेंगे, फिर काटेंगे, फिर कटवाएंगे, फिर उनका डीएनए चेक कर लो। ये भी तो संवैधानिक, क्या संविधान में इसको मान्यता मिल गई इस बात को? क्या संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर इस तरह की बातें करे तो संविधान क्या उसको मान्यता दे देगा? क्या बातचीत को पत्थरबाजी से और मॉब लिंचिंग से आप कंपेयर कर रहे हैं, वो सही नहीं, मॉब लिंचिंग नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं इससे इतर सवाल कर रहा हूं आपसे। आप लोग कंपैरिजन कर देते हैं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, आपकी बात अलहदा है। जो संविधान में नहीं हो गलत, लेकिन क्या संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति क्या इस तरह की बातें कर सकता है? क्या संविधान इस तरह की बातों को मान्यता देता है? क्या क्लैरिफाई कर दिया, अच्छी बात है, दोनों चीज अलग है। अब रही बात संवाद की, बातचीत की, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि एक तरफा बातें करते हैं। वो कहते हैं, मुलायम सिंह जी भी कहते थे कि मैं गर्वान्वित महसूस होता हूं कि मैंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई। तो अच्छा, तो मतलब उसी तरीके का मसला ये है, जैसे मुलायम सिंह मुख्यमंत्री ग्रुप में ऐसा कहते थे, उसी तरह संवैधानिक पद पर बैठे जो सज्जन इसी तरह, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उससे उसकी तुलना की जा सकती है। भाई संविधान कहता है कि आप कहो कि जाति के नाम पर लोग बांट रहे हैं, बांग्लादेश, संभल, इनका डीएनए एक है,
ये 500 साल पहले बाबर के डीएनए वाले लोग थे। सांप्रदायिकता को ये तोड़ रहे हैं, ये बांट रहे हैं और काटने की तैयारी कर रहे हैं और आपको कटवा भी देंगे। ये किसे डरा रहा है, किसे डराया जा रहा है? संविधान कहता है कि डराओ, संवैधानिक पद पर लोगों को इसीलिए बैठाया जाता है कि डराओ जनता को। आपको क्योंकि वोट चाहिए, चाहे इधर क्यों चाहे उधर क्यों, कोई भी हो। हम नहीं डरे, लेकिन सच्चाई कहने के लिए हम सच्चाई करें। अच्छा, दूसरा व्यक्ति कोई सच्चाई कहे तो वो तुष्टीकरण कर रहा है, और आप अगर कह रहे हैं तो वो आप सचेत कर रहे हैं लोगों को। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा, मेरे को बोलने दें। आपके काउंटर पे थोड़ा 30 सेकंड का ब्रेक लेते हैं। हमारे किसी भी नेता ने ऐसा नहीं कहा कि विशेष वर्ग को, एक विशेष धर्म को आप मारो काटो। हमने क्या कहा? आप इकट्ठे रहो, आप जहां भी बटे वहां कटे। पाकिस्तान में बटे अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान में बटे पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया। हमारे देश में भी कई राज्य हैं जहाँ पे सनातनी खत्म हो गए। नहीं जी, ये नहीं कहा आपने। आज ताजा बयान सुनिए। हमें लग रहा आप आज व्यस्त ज्यादा थे। आज ताजा बयान सुनिए। ये नहीं कहा पाकिस्तान पर, उन्होंने कहा कि इसी देश में काटने की तैयारी कर रहे हैं, कटवाने की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनिए शर्मा जी। धीरे आया ना, केरल पे आया, कश्मीर पे आया, बंगाल पे आया, उत्तर प्रदेश में वैसा हो रहा है। ये क्या था? हजारों के भीड़ इकट्ठा करके पुलिस पे हमला, ये काटने की तैयारी नहीं थी। मतलब संभल जिंदा रखोगे आप हो चाहे विपक्ष हो, संभल को शांत नहीं होगा। भाई आप सीनियर पत्रकार हैं, इस लोगों को वहां पे जिंदा जलाया गया, और एक ऐसे शख्स को भी जिंदा जलाया गया जिसको हिंदू मुसलमान सभी मानते थे, जिसको पंच के तौर पे उनके घर में लोग गए। हाँ, तब इस बात की निंदा की गई होगी। तब इस बात की निंदा 45 साल पहले जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, तो उसको याद दिला के क्या फिर जख्मों को कुरेद के उसमें नमक छिड़का जाए? ये इससे समाज का भला हो जाएगा शर्मा जी? नमक नहीं छिड़का, हम सच बता रहे हैं। हम ऐसे दोषियों बार बार याद दिलाइए कितने हिंदुओं को मुसलमानों ने जला दिया था, कितने हिंदुओं को ये कर दिया था, और उसमें नमक छिड़कते रहिए, घाव हरे रहेंगे, समाज में अनावस्था फैलती रहेगी। भाई मेरे को भी आंसर देने दो, आप लगातार बोलो, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरे को भी दो रिप्लाई का। हमें नमक मिर्च नहीं छिड़क रहे हैं, हम घावों को सहला रहे हैं, और हम दोषियों को ये वार्निंग दे रहे हैं, दोषियों को हम ये दिखा रहे हैं कि कानून का राज है, डंडा पड़ेगा। अगर आप पत्थर फेंकोगे, हमला करोगे, ये नहीं है कि आपको मेमो मंडित किया जाएगा, आपको एमएलए बना दिया जाएगा, आपको एमपी बना दिया जाएगा, आपको समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता बना दिया जाएगा। नहीं, आप दोषी हो, आपने कानून हाथ में लिया है तो आपको सजा मिलेगी, चाहे आप महिला हैं या आप पुरुष हैं, आपको किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन हाँ, आप अच्छे नागरिक हैं, आप राष्ट्रवादी हैं, आप देश और समाज के विकास के लिए जुड़े हुए हैं, आपका सम्मान भी किया जाएगा, और आपको कोई भी माई का लाल आपको परेशान नहीं करेगा। इसीलिए 36 बिरादरी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश में सभी समाज ने वोट दिया है। हम ऐसी जगह से भी जीते हैं जहां पे माइनॉरिटी मेजोरिटी में है। क्योंकि हम सबके लिए काम कर रहे हैं और हमारा काम सब तक पहुंच रहा है, और हम सकारात्मकता से काम कर रहे हैं, ये लोग नकारात्मकता से काम कर रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। ठीक है, अशोक तिवारी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे भाई सारा वोट उन्हीं को मिल गया है, 36 बिरादरी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बिरादरी और जाति इसकी राजनीति करती नहीं। शर्मा जी पता नहीं कैसे कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हम सब एक हैं, हम सब इंसान हैं, हम सब हिंदू हैं। बिरादरी जात बिरादरी का मतलब ही नहीं, लेकिन हो सकता है कोई फार्मूला बिरादरी का भी हो। अशोक तिवारी ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग सब ये सब करते रहो, और सब सारे काम सारे पाप जो है समाजवादी पार्टी ने किए हैं, और उसी का नतीजा है आप तुष्टीकरण करते हो। आप 44 साल पहले जो लोग जला दिए गए थे उनके साथ नहीं खड़े हो, आप दंगाइयों के साथ खड़े हो, आप पत्थरबाजियों के साथ खड़े हो। शर्मा जी को सुना होगा आपने बखूबी। जी सर, जी सर, बोलिए। भाई दुर्गेश जी, आपने बहुत अच्छे सवाल किए शर्मा जी से। शर्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया आपके सवाल का, और घुमा करके बात करते रहे। इससे बच नहीं पाएंगे। डिबेट्स भी जो होती हैं, इसको जनता देखती है। तमाम व्यूअर्स हैं के न्यूज कोई साधारण चैनल नहीं है। तमाम व्यूअर्स हैं, तमाम दर्शक हैं इसके, जो कि डिबेट देखते हैं, और डिबेट में कौन क्या बोलता है ये भी देखते हैं। आपने जो सवाल किया उसका इनके पास जवाब नहीं था, नहीं दे पाए। कोई बात नहीं। सच्चाई यह है कि जो कुछ हो रहा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी का चरित्र, उनका नेचर, उनका स्वभाव जनता के सामने है, और जनता ने उन्हें अपना नेता माना है। तब 24 में इतनी सीटें आई हैं। ऐसे हवा में सीटें नहीं आ जाती किसी की भी। ये भी गांठ मान लें भाजपा के प्रवक्ता, और ये समझ लें कि जो है आसान नहीं है, नाकों चने चबाने पड़ेंगे 27 में आपको। और सवाल इस बात का है कि जो कुछ आप कर रहे हैं, इससे आप उपचुनाव में तो हार गए ना। वो कह रहे हैं कि उपचुनाव हमने हरा दिया आपको।
जी वो कह रहे हैं उपचुनाव में हरा दिया आपने। 24 का आप झंडा उठाते रही हो, हरा दिया उपचुनाव में। दुर्गेन जी, भाई दुर्गेन जी, आप भी जानते कैसे हरा दिया और हर कोई जानता कैसे हरा दिया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो हरा दिया उन्होंने। सवाल इस बात का है कि इस तरह से जो चुनाव फेक तरीके से आपने कराए, रामपुर की तरफ से कराए, और जो है उसमें जबरदस्ती आपने वोट डलवा लिए अपने और इधर के वोट नहीं पड़ने दिए। इससे चुनाव जीत करके आप राजा नहीं हो जाएंगे, आपका कोई हवा नहीं चल जाएगी। इससे जनता में और कुढ़न होती है, और जनता कुड़ती है, और जनता नाराज होती है, जो कि आम चुनावों में आपसे बदला निकालेगी। यह स्पष्ट है, बिल्कुल सही बात कह रहा हूं मैं। और सच्चाई यह है कि ये लड़ाने भिड़ाने से आपकी महंगाई कम नहीं हो जाएगी, आपके रोजगार नहीं पैदा हो जाएंगे, आपके जो है किसानों का आय नहीं बढ़ जाएगी, आपकी महिलाओं के जो है जो बलात्कार हो रहे हैं वो नहीं घट रहे हैं कहीं से भी। सवाल इस बात का है, समाज में युवा जितना बेचैन है, दलित और पिछड़े जिस हाशिए पर खड़े कर दिए गए हैं। आज शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, आज नौकरियां निकाली नहीं जा रही हैं, परीक्षाएं लीक कराई जा रही हैं, इस पर चुनाव होने जा रहा है। इसको गांठ में बांध लें अपने। अरे भी दूर है, 3 साल है अशोक तिवारी, भी 3 साल है भाई। बदायूं संमत कराने से चुनाव नहीं होने वाला है। चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा था, मैं मानता हूं, और राम मंदिर को कोर्ट ने भी कहा, राम मंदिर का फैसला हुआ, राम मंदिर को हिंदू मुस्लिम सबने माना। आज वो बड़ा मसला था, हल हो गया। अब कोई मसला ऐसा बाकी नहीं है। आपके मसले उठाने से कोई मसला बनने वाला नहीं है। आप कितना चर्चा लें, आप कितना अत्याचार कर लें, हिंदू मुस्लिम एकता हमारे देश में है, हमेशा रहेगी। सिखाई सिख की, ईसाई की, हिंदू की, भिन्न भिन्न धर्म हमारे यहाँ एक तरह से चलते हैं, एक रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। इसे मिटा कोई नहीं पाएगा, कितना भी चर्चा ले। ठीक है अशोक तिवारी, ठीक है अशोक तिवारी। अशोक तिवारी कह रहे हैं कि भाई यहाँ मोहब्बत रहेगी, गंगा जमुनी तहजीब रहेगी, लेकिन बीजेपी तो कह रही कि भाई डीएनए है, बाबर वाला डीएनए संभल में भी है, बाबर वाला डीएनए और भी जगह कहीं है। जो बांग्लादेश में डीएनए है वही संभल में भी है। बाबर के सिपह सालारों ने जो अयोध्या में किया था, मंदिर तोड़कर मस्जिद तकसीम की थी, उसी तरह संभल में भी मस्जिद बनाई गई। तो बांग्लादेश, अयोध्या और संभल, इन तीनों को लेकर एक नया एपिसेंटर क्या बनाने की कोशिश की जा रही है क्या? बड़ा सवाल। एक ब्रेक के लिए जा रहे हैं, ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। संभल पर लड़ाई, डीएनए तक आई आज इस चर्चा का विषय। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि एलओपी की जो अधिकार हैं उनका हनन किया गया है, और इसको लेकर एक नोटिस भी दिया था कांग्रेस के चीफ व्हिप मणिकम टैगोर ने। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ सुमति यादव कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं, सुमति यादव की तरफ रुख करेंगे। सुमति यादव जी, क्या कांग्रेस इस बार के जो लोकसभा सत्र है या संभल के मुद्दे को लेकर या इन अन्य मुद्दों को लेकर क्या कंफ्यूज थी क्या? क्योंकि समाजवादी पार्टी से जो उसका कॉम्बिनेशन पिछले सदन में था, और जो भी कॉम्बिनेशन दिख रहा था वो इस बार ना तो संसद के अंदर दिख रहा ना सड़क पर दिख रहा। पहले समाजवादी पार्टी ने इसको पूरी तरीके से संभल पर ही फोकस रखा चर्चा, कांग्रेस पार्टी अडानी और अन्य मुद्दों पर ही इस बात को लेकर विपक्षी धड़े में भी दो फाड़ हुआ। फ्रंट रो में बैठने को लेकर भी झंझट हुआ कि एक सीट समाजवादी पार्टी की कम कर दी गई। जिस तरीके से अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को आगे बैठाकर बार बार बीजेपी को टीस देते थे कि देखो ये वही अवधेश प्रसाद हैं जिन्होंने अयोध्या आपको हराया है, वो अवसर भी छिन गया। और समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को इसके लिए दोषी ठहरा रही कि मुख्य विपक्षी दल होने के नाते उसने समाजवादी पार्टी को इंटीमेट नहीं किया, बताया नहीं कि इस तरह की स्थिति है, और उसका घाटा समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी अचानक फिर संभल की तरफ कूद गई कि नहीं संभल भी हाथ से ना जाने पाए, और फिर राहुल गांधी अब संभल जाने की कोशिश करते रहे, नोटिस दिया। कांग्रेस कंफ्यूज है क्या संभल को लेकर? अनम्यूट करिए यादव जी। जी हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, अनम्यूट करिए कृपया।
बोलिए। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, ये तो भाजपा की रणनीति है कि किसी तरीके से ये प्रचारित कर दो कि विपक्ष में फूट पड़ी हुई है। तो उन्होंने ऐसे काम कर दिए हैं उत्तर प्रदेश में कि अब वो पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं, तो वो कहीं लोग जान न जाए, संभल की हकीकत न समझ जाए लोग कि संभल में एक्चुअल में हुआ क्या था। इसलिए राहुल गांधी जी को रोका जा रहा है। और आप ये जान लीजिए, आज बाबा जी कह रहे हैं कि डीएनए चेक करा लो। बिल्कुल ठीक है साहब, डीएनए टेस्ट करा लो। आप अपना डीएनए इस तरीके से देख लो कि जब कांग्रेस लड़ रही थी हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए, तब आपके नेता जिनको आप वीर कहते हो वो अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे साहब। और ज्यादा पीछे नहीं जाए तो बाबा जी अपना ही पिछला रिकॉर्ड देख लें। बाबा जी उत्तर प्रदेश में बाबा जी जब से आए हैं, आप ये देख लीजिए, कहीं भी आप जो आपने संविधान ने आपको एक दिया हुआ है कि सरकार के खिलाफ आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक से कहीं धरना प्रदर्शन नहीं होने देते। और दूसरा बात रही इनकी कि ये पीछे थोड़े से इनका आप रिकॉर्ड ये देखो कि ये ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने केस स्वयं वापस ले लिए। इनके खिलाफ आगजनी से लेके दंगे भड़काने तक के आरोप थे। संभल पर आओ यादव जी, संभल पर आओ। कांग्रेस पार्टी क्या असमंजस में थी, लेट रिस्पॉन्ड किया? बाबा जी पर तो बात कर लेंगे हम। असमंजस में नहीं है, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी असमंजस में नहीं है। दोनों मुद्दे ही ऐसे हैं जिन पर देश में चर्चा होनी चाहिए थी। अडानी का भी मसला ऐसा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोग खुलकर कह रहे हैं कि अडानी, राम गोपाल यादव तो कह रहे थे अडानी फडानी कोई मुद्दा है, संभल के मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। अब राम गोपाल तो इंपॉर्टेंट नेता हैं, बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी। उनकी नजर में संभल को वो प्रायोरिटी दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारी नजर में दोनों ही मुद्दे अहम हैं। जितना अहम ये संभल का मुद्दा है, उतना ही अहम जो है हमारी नजर में ये अडानी का मुद्दा है। क्योंकि आप ये देखो, हमारे यहाँ से हर साल लगभग 22 लाख लोग मजदूरी करने विदेश में जा रहे हैं, हमारी जीडीपी गिर गई है। तो ये सब चीजों पे बीजेपी देश में ऐसा माहौल बना रही है कि आप अपनी बात न कह पाए। दोबारा से ये देश को रायशाही की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। इन लोगों की सोच देखो आप, जो इन्होंने बेसिक शपथ ली जाती है उस शपथ की ये धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ज्यादा नहीं तो आप अपनी वो याद कर लीजिए, डे वन आपने क्या शपथ ली थी संविधान की। अरे उसी को जब आप याद कर लेंगे तो कतई कटने बटने की बात नहीं कहेंगे। इनका चरित्र तो ऐसा है साहब जो है कि इन्होंने वस्त्र धारण कर लिए गेरुए, लेकिन सारे काम ऐसे कर रहे हैं ये जो है कि जैसे गली मोहल्ले के कुछ छचोरे लोग टाइप के लोग हैं ना, उस टाइप के ये कारनामे। संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री हैं, गलत बात है, गलत बात है, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते, ये गलत बात है। किसी संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री के लिए आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। बोलिए शर्मा जी, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। अरे नहीं साहब, इनका इतिहास माफी मांगनी पड़ेगी, इनको माफी मांगनी पड़ेगी। जिस तरीके से आप मेरी बात कर रहे हैं, आप लो लेवल कमेंट कर रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए कर सकता हूँ, राहुल गांधी के लिए कर सकता हूँ, लेकिन हम वो सीखते नहीं है। जिस तरीके से गलत बात नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। आप बिलो द बेल्ट कहीं किसी पर हमला मत करिए भाई। अगर दूसरा करता भी है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे साथ मनीष शर्मा जुड़े हुए हैं, राजनीतिक चिंतक समर्थक हैं, बहुत स्वागत मनीष। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, अब मुझे चर्चा को आगे बढ़ाने दीजिए। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं और इसको इस चर्चा का हिस्सा नहीं माना जाए। ऐसे नेता हैं देश में आज वही ठीक है, ठीक है यादव जी, चर्चा को आगे बढ़ाने दीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाने दीजिए। ठीक है शर्मा जी, ठीक, ओके। अजय शुक्ला की तरफ जाते हैं। अजय शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। दोनों मेहमान शांत हो जाएं, कृपया शांत हो जाएं। जो हो रहा है जो करना जा रहे हो, प्रोडक्शन नहीं मिली तो उसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी दोषी है, कांग्रेस दोषी है। अगर उस समय ठीक है, अब आप दोनों ने कह लिया, ठीक है, शांत रहिए, ठीक है। आवाज बंद की जाए, अगर नहीं ये लोग इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, आवाज बंद कर दी जाए। ठीक है यादव जी मुद्दों पे बात करिए। यादव जी, किसी के व्यक्तिगत जीवन पे मत जाइए, कौन क्या था। आप मुद्दों की बात करें, हम जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, संभल की बात कर रहे हैं। अजय शुक्ला जी की तरफ रुख करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं। अजय जी, संसद में संभल के मुद्दे को लेकर विपक्ष में एक तरीके से
जो अलग अलग तरीके से दिखा कि भाई मेरे लिए ये मुद्दा, तेरे लिए ये मुद्दा। विपक्ष एकजुट नहीं हुआ संभल पर भी, ना अडानी पर, ना इस पर। दूसरा, जो काटने बांटने डीएनए, पहले तो जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संभल के बारे में कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे वहां पर वैमनस्यता फैलते, नहीं ना। लेकिन अब इस तरीके की बातें संभल को लेकर हो रही हैं। उसके अतिरिक्त जो विपक्ष है उसका भी सब कुछ सामने ही है। तो कुल मिलाकर इस तरीके की चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते हैं, और क्या विपक्ष इस बार सदन में सरकार को घेर नहीं पा रहा है इन मुद्दों को लेकर? नहीं, देखिए दुर्गेश जी, मैं इस बात से नहीं सहमत हूं कि घेर नहीं पा रहा। यदि घेर नहीं पा रहा होता तो 5 दिन संसद नहीं चली। हमने आपने बात भी की थी इस पर जी। तो 5 दिन संसद नहीं चल पाई, ये पूरे विपक्ष के ही उससे हो सकता था, अकेले से नहीं हो सकता था, पहली बात। दूसरी बात, जब इसको लेके सहमति बनी तो कौन किस मुद्दे पे करेगा उसमें ये देखना होता है। चूंकि इंडिया गठबंधन के तमाम दल हैं, तमाम दलों की अपनी अपनी विचारधारा है, अपने अपने क्षेत्र है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में स्टेक है सबसे ज्यादा अखिलेश यादव के और समाजवादी पार्टी के, तो स्वाभाविक सी बात है उनके लिए वो प्राथमिक मुद्दा है। लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है तो कांग्रेस के लिए पूरे देश के मुद्दे हैं। तो कांग्रेस ने मुद्दे क्या क्या रखे? कांग्रेस ने रखा सबसे पहले नंबर पे अडानी, दूसरे नंबर पे मणिपुर, तीसरे नंबर पे संभल और बांग्लादेश। अब आप एक चीज सोचे, इसके बाद में रोजगार और महंगाई। तो जो उन्होंने लिस्ट 6 मुद्दों की दी, उन 6 मुद्दों में यही थे मेन, जिन पर पूरी चीज हो रही थी। हर राज्य अपने अपने स्टेक्स को लेके चलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई बटा हुआ है या कहीं पर कोई वैसी स्थिति है। रही बात, पहले प्रदेश स्तर पे होता है, समाजवादी पार्टी का जिले का प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले उस पर जाता है। स्वाभाविक सी बात है, वो जिले में है, जिले में जाता है, उसे जिले को भी रोक दिया जाता है। जस्ट उसी के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जो उनकी विधानमंडल दल की नेता है, उनके नेतृत्व में एक दल जाने का फैसला करता है। और जब वो जाने करता है तो रात में ही कैसे हाउस अरेस्ट हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको पता है, उसके वीडियोज और सब कुछ अवेलेबल। चलिए, वो हो गया। इसके बाद में राहुल गांधी ने, आप यदि याद करिए, जब घटना हुई थी तो उसी के दूसरे ही दिन ये खबर आई थी कि राहुल गांधी वहां जाएंगे जी। राहुल गांधी ने जब वहां कहा तो निर्देश यह मिला कि चूंकि वहां स्थिति अभी बहुत खराब है, ऐसे में आप आएंगे, कोई घटना को वो हो जाए तो बेवजह की स्थिति पैदा होगी। राहुल गांधी ने स्थगित कर दिया, कहा ठीक है हम बाद में जाएंगे। तारीख कब तक? उन्होंने कहा 30 तारीख तक प्रतिबंध है। राहुल गांधी ने 30 तारीख के बाद का अपना प्रोग्राम बनाया। स्वाभाविक सी बात है, उचित है, सहयोग करना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर में। तो इसमें कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं। रही बात उत्तर प्रदेश की, जो राजनीति करता है उसके लिए, अकेले के लिए अडानी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। जो बंगाल की अकेले राजनीति करता है उसके लिए बड़ा मुद्दा नहीं। लेकिन जो देश की राजनीति करता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों के लिए अडानी इंपॉर्टेंट। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि कहीं किसी में कोई बिखराव है, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और जो आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि इस तरीके से कटोगे बटोगे, जो भी है, मैं एग्जैक्ट नहीं याद आता है। तो उस स्थिति में आप, सबसे बड़ी चीज, बांग्लादेश में इतने दिन से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अमेरिका की संसद में बोला जा रहा है, ब्रिटेन की संसद में बोला जा रहा है, दुनिया के तमाम देशों में। लेकिन क्या भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से एक भी बयान बांग्लादेश को लेकर के आपने सुना है? एक भी ऐसा कि उन्होंने एक्शन लिया हो, एक भी उन्होंने कड़ी चिट्ठी लिखी हो, ताकीद किया हो बांग्लादेश को? नहीं, बल्कि उल्टा हुआ।
बांग्लादेश ने परसों मैं मौका दूंगा शर्मा जी, आ रहा हूं मैं आपसे काउंटर लूंगा इस पे। बोलिए अजय जी। बांग्लादेश ने भारत शर्मा जी प्लीज, अब उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आ रहा हूँ ना आपके पास, थोड़ा अधीर मत होइए प्लीज। झूठ बोल रहे हैं बांग्लादेश के। अरे भाई बोलने तो दो, आप भी झूठ बोल लेना, उसको मनीष शर्मा काउंटर कर लेंगे। बांग्लादेश के में भारत के उच्चायुक्त को तलब करके बांग्लादेश का बांग्लादेश कह रहा है कि ये दिक्कत है आप लोगों में कि डिबेट नहीं चलने देते। तरीके से वो हो रहा भाई है। आप उनकी बातें सुन लो, नोट कर लो, जवाब दे दो। ठीक है, बोलिए। यदि आप संभल जैसी घटनाएं करेंगे, अल्पसंख्यकों पर हमले करेंगे और उनके मंदिरों और उनके मस्जिदों और सप्पे दरगाहों पे तमाम वो करेंगे, तो आप बांग्लादेश पे कैसे बोल पाएंगे? तो स्वाभाविक सी बात है, यह विवाद वहां खड़ा हो जाता है। तो इन विवादों ने कहीं ना कहीं भारत को कमजोर कर दिया है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कोई भी इसको लेके कड़ा वो नहीं ले सके। और इस बात को भी आपको याद होगा, सर्वदलीय मीटिंग हुई थी और हमारे विदेश मंत्री ने की थी, उसमें राहुल गांधी ने कहा था आप कड़े से कड़ा एक्शन लीजिए, हम और पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। यह अपने आप में सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी असल में मुद्दे से भाग रही है। आखिरी बात कह के खत्म करूंगा, अडानी की लूट का जो पूरा मसला है वो भारत से नहीं निकला, वो सारी चीजें बाहर से निकल के आ रही। यदि वो गलत नहीं थे तो केन्या ने कैसे कैंसिल किया, आज ऑस्ट्रेलिया उन पर एक्शन कर रहा है, दूसरी और जगह हो रहा है। तो इससे आप यह समझ लीजिए कि यह सारी चीज जो निकल के आई, कोर्ट से निकल के आया, इन सब ने सवाल खड़े किए। यदि सवाल खड़े किए हैं तो साहब आप यदि पाक साफ हैं, आप चोर नहीं हैं, आप अडानी मोदी भाई भाई नहीं हैं, तो फिर आप तुरंत आदेश करिए कि हाँ जेपीसी में जैसे विपक्ष कह रहा है जांच होगी, पूरी चर्चा होगी और हम डरते नहीं हैं, हम गलत नहीं हैं और जो गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी देखिए मजा आ जाए। ठीक है शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। खेमचंद शर्मा कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन मेरा सवाल भी ले लें खेमचंद शर्मा। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कह रहे हैं भाई बांग्लादेश में जो हुआ, यहाँ के लोग ये ना समझें ये नहीं होने देंगे, ये बांग्लादेश नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने आज कहा डीएनए बाबर का अयोध्या, बांग्लादेश और संभल, ठीक बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश पर जो अजय जी कह रहे हैं, बांग्लादेश पे शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने नोटिस दिया कि चर्चा कराओ संसद में, कांग्रेस पार्टी ने नोटिस दिया कि चर्चा कराओ संसद में उस पर चर्चा क्यों नहीं हुई। और जैसा अजय जी कह रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री जी का कोई बयान आया है क्या? कट टू कट प्रधानमंत्री जी का कोई बयान आया है क्या शर्मा जी? देखिए, सबसे पहले तो आपका अनुरोध है, एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड रखिए, आप म्यूट मत कराइए। सफेद झूठ अजय जी ने बोला है, सफेद झूठ। अच्छा रहता अपने नीचे किसी पार्टी का प्रवक्ता लिख लेते, एक पत्रकार को ये झूठ शोभा नहीं देता। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ऑफिशियल एक प्रीमियर टू प्रीमियर जो डायलॉग होता है, जो बांग्लादेश के प्रीमियर से डायलॉग हुआ, साफ साफ उनके सामने हिंदुओं पे अत्याचार का मुद्दा उठाया। ये बांग्लादेश एक्नॉलेज कर रहा है, बांग्लादेश का एडमिनिस्ट्रेशन पूरा तिरमिलाया हुआ है कि भारत उनको एक्सपोज कर रहा है, इस मुद्दे को पूरे विश्व पटल पे एक्सपोज कर रहा है। पूरी तरीके से डिप्लोमेसी के थ्रू जितने भी एंगल से उन पर दबाव बनाया जा सकता है, मैक्सिमम दबाव बनाया जा रहा है। हमारी सरकार, फॉरेन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री पूरी तरीके से वहां पे नजर बनाए हुए है, पूरी तरीके से वहां पे जो अपनी कम्युनिटी उनके साथ संवाद और कम्युनिकेशन बनाए हुए। ये कहते ना कि कुछ नहीं कर रहे हैं, कितने हल्कापन है। क्या ये ऐसे पत्रकार को शोभा देता है जो सीनियर पत्रकार में भाषण मत दो शर्मा जी, आप कंटेंट बताओ, कंटेंट ऐसे कंटेंट बताओ शर्मा जी प्लीज, आप कंटेंट ऐसे बताओगे अजय जी का मुंह धुआं हो जाए कि ये गलत बोल रहे हैं। आप कंटेंट बताओ, आप दुर्गेंद्र चौहान को मत गरियाने बैठ जाओ, अजय शुक्ला को मत गरियाओ, आप कंटेंट बताओ कि आप झूठ बोल रहे हो। कंटेंट बताओ कि इस डेट में गए, ये कार्रवाई हुई, ये बताओ भाई। झूठ बोल रहे हैं,
और आई चैलेंज, अगर ये बोले कि मैंने गलत बोला है। दुर्गेश जी, वो तारीख और पूछ रही थी कि किस तारीख को पत्रकार को प्रधानमंत्री ने शर्म बयान आनी दिया है। झूठ बोलते हुए। अरे पत्रकार के कर्तव्य मत बताओ, ये पॉलिटिकल लोगों की कमी हो गई आजकल, वो पत्रकार का कर्तव्य बताने लगते हैं। आप उनसे तारीख वो पूछ रहे हैं कि तारीख बताओ, क्या क्या कब कब क्या हुआ, वो बताओ आप। क्या बताऊं तारीख, इनको तारीख बताओ, इनको मिनट्स बताओ। हुई जी, ये सफेद झूठ बोल रहा है व्यक्ति, इसको शर्म आनी चाहिए। ये राष्ट्रीय क्या बात कर रहे हो, क्यों शर्म आनी चाहिए? जिन लोगों ने काम नहीं किया उनको शर्म आनी चाहिए कि इनको आनी चाहिए? क्या बात कर रहे हो सर? बोल रहा है डिप्लोमेसी में झूठ बोल रहा है। सिर्फ तारीख ये बता बिना दीजिए कौन किस सी दिन तरीके से प्रधानमंत्री चाहे वो ने झूठ बोल रहा है। बांग्लादेश और मेरे में बोला है। मेरे सिर्फ से कह रहे हैं तारीख कि मैं बता दीजिए। बताऊं, इनको टाइम बताऊं, क्यों बताऊं? आप थोड़े भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सर्च करते। गवर्नमेंट ने अरे वो सर्च कर रहे हैं भैया, वो बहुत बड़े बड़े अखबार चैनल चला चुके हैं, वो सर्च ही कर रहे हैं, वो सर्च करके ही बता रहे हैं आपको। वो तारीख बता दीजिए। लगातार दबाव बनाया जा रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश किस का दिन करंट बोला वो एडमिनिस्ट्रेशन तारीख पूरी बता तरीके दीजिए। से फ्रस्ट्रेटेड है और पूरी तरीके से एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे रहा है। अगर दबाव नहीं होता तो क्यों देता? प्रधानमंत्री ने किस दिन, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ने कब आप बोला है पॉलिटिक्स तारीख करिए, बता दीजिए। कम से कम विदेशी संबंधों पे, जहां पे हजारों लाखों लोगों की जान की बात है, वहां के बारे में झूठ मत फैलाइए। प्रधानमंत्री ने कब बयान दिया है बता संसद दीजिए। में सभी मुद्दों पे चर्चा होगी, जब होगी राइट समय पे सभी पे चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने कब चिट्ठी लिखी है, होती है, कब बयान दिया है, डिप्लोमेसी का वो कोई बता तरीका दीजिए। होता है। भारत ने मैक्सिमम अपने डिप्लोमेसी के चैनल्स का उपयोग किया है और बांग्लादेश को मजबूर किया है। ऐसे ही अमेरिका बोल रहा है, ऐसे ही ट्रम्प बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कब चिट्ठी लिखी है, कब बयान दिया है, यह तारीख बता दीजिए। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने या प्रीमियर उन्होंने कब चिट्ठी लिखी है, उनको कब बयान साफ दिया है, बोला है, तारीख यू बता हैव दीजिए। टू टेक केयर ऑफ यू। कौन होते हो भाई, हम आपने कह सच रहे किया? हैं। भारत के नागरिक आपने होते हो, बढ़ाया। क्या बात कर रहे हैं आप? ये कौन होते हो? ऐसे थोड़ी बच पाएंगे आप। हम पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हो, भारत का एक नागरिक पूछ सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया है? क्या बात कर रहे हैं? वो कौन होते हैं? ये गलत सवाल है शर्मा जी। नो, भारत का एक एक नागरिक पूछ सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया। हमारा हक है, वो कोई प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, भारत सरकार है वो। तारीख बता क्या दीजिए। नहीं बोला? ये झूठ बोल रहे हो, अपने झूठ को छिपाने के लिए झूठ बोल काउंटर बोल करिए रहा ना, है। सच से इनको जवाब दीजिए। आप सच बोलिए ना, ये झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोलिए। लेके घूम रहा हूँ मैं, अभी तारीख पे सर्च करके आपको बता देता हूँ। आपको तारीख बताना, फिर बोलेंगे टाइम बता मैं दो, आपको- फिर date बता मैं दो। आपको दिखाऊं। मैं logical challenge अच्छा, करता हूं। उनको सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए, उनको सुन आना लीजिए। बंद कर दो, मांग रहा है। या मैं टीवी पे आना भारत बंद कर माफी देता मांग हूँ ये कि देखिए। हमारे प्रधानमंत्री ने वहाँ के बांग्लादेश से भारत बांग्लादेश माफी के मांग करंट रहा है। लीडर को बोला है या नहीं बोला है। अरे ये कैसी है। बातें कर रहे हो? अब ये फालतू देख की लीजिए, चीजें ये आप देख बोल लीजिए रहे क्या हो। दिखा रहे हैं, देख लीजिए माफी पहले। फालतू की चीजें बोल रहे हो और इसीलिए आपका मोबाइल ही बंद हो गया। आप झूठ बोल रहे हो, प्रोपेगेंडा फैला नहीं, रहे हो। भारत माफी मांग रहा है, ये देखिए। किसने भारत माफी मांग रहा है? आप मैं किसी नहीं की भी कह रहा न्यूज हूं, को ढाकी अखबार में नहीं छपा है जाओगे, वो भी। किसी का भी दैनिक जागरण आप अखबार जैसा में जो छपा पत्रकार है। होगा जिसने छापा है, दैनिक जागरण आप अखबार जैसा में ही कोई छपा है, नासमझ दैनिक पत्रकार होगा जागरण जो अखबार किसी में। ने बोला है। दैनिक भारत माफी जागरण को में लगेगा। छपा है भाई। भारत ने बांग्लादेश पे मैक्सिमम दबाव बनाया है और we are देखिए। making sure कि जो चलिए, ठीक डिप्लोमेसी है। के माध्यम ठीक है, से अजय जी, भारत अजय ने जी, भारत ने अजय जी। प्रत्यर्पण नहीं किया। अजय जी, अब इनसे बाद में अलग से बात कर लीजिएगा फोन करके, और जरा कंटेंट इनको भेज दीजिएगा शर्मा जी को। शर्मा जी को कंटेंट भेज दीजिएगा, चूंकि इसमें तो बहुत लंबा मसला हो जाएगा, चल नहीं पाएगा समय। दुर्गेश जी, बस एक चीज क्या कहना नहीं चल चाहूंगा पाएगा? ये कि लॉजिकल बातें कर रहे हैं। भारत ने उल्टा माफी भाई मांगी सुन है। नहीं पा रहे हैं हम, आप दोनों को नहीं दर्शक सुन पा रहे हैं। एक जना धैर्य रख लो और अगला जना बोल लो। मैं इनको लिंक भी दैनिक दे सकता जागरण हूँ अखबार और में ये भी छपा है सर्च कर भाई। लें। एक मिनट दैनिक लगेगा। जागरण तो अगर आपका दूसरा मोबाइल अखबार ले है। रहे हैं तो आप सर्च कर लें। आप झूठ मत फैलाएं। आप एक ना नीचे आप लिख लो कि आप XY पार्टी के प्रवक्ता हैं, अच्छा रहेगा। अच्छा झूठ सच बोलेंगे तो आपको समाजवादी ये पार्टी का लगेगा। प्रवक्ता लिख लो, कांग्रेस का आप लिख लो, तारीख बता XYZ दीजिए। ये सब का कहने की लिख लो, जरूरत नहीं, वो प्रधानमंत्री बीजेपी का लिख बोल लेंगे, रहे हैं। उससे क्या दिक्कत है आपको? बांग्लादेश में वो अगर वो शामिल होना चाहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो बीजेपी के प्रवक्ता हो जाएंगे, उसकी दिक्कत नहीं है, वो परेशान मत हो। 9.99% सफेद झूठ बोला है। वो सब चिंता मत करो। कमेंट किए और झूठ आप एक मीडिया हाउस मैंने को झूठ बोला है, आपकी बात मान लूंगा, बिजनेसमैन तारीख को बता कह रही थी दीजिए। वो अजय जी जरा इनको बोलने दीजिए। अजय जी बोलिए। आपने नहीं। सरकार को गलत कह दिया, आपने CM साहब को गलत कह दिया, ये आपने देख लीजिए। पूरे जितने ये efforts भारत मिनिस्ट्री ने में किए दैनिक हैं, जागरण फॉरेन अखबार मिनिस्ट्री ने कह रहा है किए हैं, कि चलिए ठीक है, आपने ठीक है, अब वक्त नहीं है। शर्मा जी प्लीज, अजय जी प्लीज, अजय जी प्लीज, शर्मा जी प्लीज। मनीष शर्मा को चर्चा में शामिल करते हैं। मनीष शर्मा, ये
जो बांग्लादेश से जोड़ा गया मसले पूरे संभल को, और उसके बाद अयोध्या, फिर एक बार फिर ये बताया गया कि नहीं, जातियों में लोग आपको बांट रहे हैं, और जातियों में जब आप बटेंगे तो फिर काटने कटने और कटवाने का इंतजाम आपको हो रहा है। अब ताज़ा ताज़ा आज ये बयान आया है मुख्यमंत्री जी का। और संभल को लेकर जिस तरीके से विपक्ष भी अपने तरीके से अपनी चीज़ें वो कर रहा है, इन सब के पीछे एक राजनीतिक कारण तो है ही है, वोट बैंक तो है ही है, चाहे विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो, अपने अपने दो ध्रुव हैं। इन परिस्थितियों, इन स्थितियों पर किस तरीके से, क्या यही सब चलता रहेगा? इनके क्या दुष्परिणाम हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं? मनीष शर्मा जी, पहले तो मैं दो तीन चीजें ये जल्दी जल्दी कुछ चीजें आपसे कह देना चाहता हूं कि जो अभी योगी जी ने जो डीएनए का सवाल उठाया है और बांग्लादेश से उसको जोड़ा है, तो कुछ चीजें बिना डीएनए चेक किए ही जानी जा सकती है कि भारत में भी अल्पसंख्यकों पे हमला हो रहा है और बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यकों पे हमला हो रहा है। भारत में भी अल्पसंख्यकों के पूजा स्थल पे अटैक किए जा रहे हैं और बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यकों के पूजा स्थल पे अटैक किए जा रहे हैं। भारत में भी अल्पसंख्यकों को देशद्रोही बताया जा रहा है और बांग्लादेश में भी अभी अल्पसंख्यकों के नेता को देशद्रोही बताकर जेल में डाल दिया गया। भारत में भी कचहरी में वकीलों को अल्पसंख्यकों के मुकदमे लड़ने से रोका जा रहा है, उनके ऊपर हमले होते रहे हैं। बांग्लादेश में भी ये बातें हो रही। भारत के अंदर जो है कॉलोनियों में अल्पसंख्यकों को रहने से, उनको मकान खरीदने से रोका जा रहा है, अहमदाबाद से लेकर मुरादाबाद तक, और ये बात बांग्लादेश में भी शुरू हो गई है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि डीएनए किसका किससे मिल रहा है। बांग्लादेश में भी ये सब बहुसंख्यकों के नाम पे हो रहा है और भारत में भी ये सब बहुसंख्यकों के नाम पे हो रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक बात तो आपसे ये स्पष्ट बिना बोले योगी जी अपने बारे में शायद बता रहे हैं कि किसका डीएनए किससे मिल रहा है। ये बिना कोई साइंटिफिक तरीके से, मेडिकल तरीके से चेक किए भी ये बात बहुत मोटे तरीके से आप देखेंगे कि आप ये समझ सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। दूसरी बात ये मैं कह रहा था जिसको मनीष शर्मा जैसे खेमचंद शर्मा सवाल उठा रहे हैं कि भाई पत्थरबाजों को तो नहीं बख्श दिया जाएगा। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेगा, पुलिस पर हमला करेगा, गोली चलाएगा तो उसको नहीं बख्श दिया जाएगा। या वो याद दिला रहे हैं कि 41-45 साल पहले हिंदुओं को फूंक दिया गया है। तो ये बातें तो दर्ज हैं इतिहास में। तो आपको तो ये भी देखना होगा कि जो है वहां किस तरह से मस्जिद को टेक ओवर करने की कोशिश हो रही है, कैसे रातों रात 2 घंटे में फैसले हो जा रहे हैं, कैसे 2 घंटे में सर्वे हो जा रहे हैं, कैसे जो है एक दिन सर्वे हो जाता है, उसके बाद देश के दूसरे दिन सर्वे के लिए पहुंच जाते हैं। आपको ये भी देखना होगा कैसे सर्वे वालों के साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए जुलूस निकल रहे हैं, और जब वहां जनता आक्रोशित होती है तो कैसे उसको लाठीचार्ज किया जाता है, कैसे गोली चला दी जाती है। आपको ये भी देखना होगा ना कि ये आप कैसी सिचुएशन पैदा कर रहे हैं, किस तरह की सिचुएशन पैदा कर रहे हैं। तो उसी तरह बांग्लादेश में कोई इस सवाल को लेकर के जब चौतरफा उसके ऊपर हमले हो रहे हैं तो वो उसके पक्ष में जुलूस लेके निकाल रहे हैं, तो वहां उनको देशद्रोही बता के चिन्मय दास को जो है जेल में डाल दिया जाता है और संभल में गोली चला दी जाती है। तो आपको ये समझना होगा कि ये क्या हो क्या रहा है, ये किस तरह से हो रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, भारत की सरकार बोलने की स्थिति में नहीं है। वो तारीख बताने की जरूरत नहीं है, तारीख पूछने की भी जरूरत नहीं है। भारत की सरकार कैसे बोलेगी, किस मुंह से बोलेगी? जो ही भारत की सरकार अगर बांग्लादेश की बात का विरोध करेगी, त्यों ही बांग्लादेश संभल की चर्चा करने लगेगा, त्यों ही जो बांग्लादेश जो है तमाम मस्जिदों पे हमले की चर्चा करने लगेगा, त्यों ही जो है बहराइच की चर्चा होने लगेगी। आपको ये देखना होगा ना। इसलिए इसमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं या और सरकार क्यों नहीं खुलेआम बोल रही है। वो डिप्लोमेटिक क्या चला रहे हैं वो ठीक है, वो चला रहे होंगे। एक बात तो मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात आपसे अंतिम जल्दी बहुत जल्दी है मनीष शर्मा, बहुत जल्दी में, मेरे पास वक्त नहीं, जल्दी से प्लीज। और 2 मिनट बस इसमें इतना ही कह रहा हूं कि बीजेपी जो है बेसिकली एक ऐसे मुद्दे को उठा रही है इस समय, हिंदुत्व के मसले को ऐसे समय उठाने की कोशिश कर रही है जिस समय जनता में हिंदुत्व का जो है तेवर खत्म हो चुका है, हिंदुत्व का असर हो चुका है, एंटी मुस्लिम माहौल कम हो चुका है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुस्लिम एकता बढ़ गई है। और इसलिए ये जो योगी जी कर रहे हैं, ये योगी जी बेसिकली एक पिटी हुई राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है खेमचंद शर्मा, क्या बांग्लादेश और जो भारत की घटनाएं इनमें साम्यता है, इनको एक चश्मे से देखा जाना चाहिए? खेमचंद शर्मा बिल्कुल देखा जाना चाहिए। अगर ठीक है, मैं मेरा सवाल खेमचंद शर्मा से, मनीष शर्मा, खेमचंद शर्मा जल्दी से। अच्छा 10 सेकंड में अनम्यूट करिए, जल्दी से अनम्यूट करिए।
जिस तरीके से तुलना कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सफेद झूठ है। यहाँ पे कोई अल्पसंख्यक खतरे में नहीं है, अल्पसंख्यक खुशहाल हैं, बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, हर जगह उनका पार्टिसिपेशन है, बराबर का अधिकार है। पश्चिम बंगाल में आप कहो कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं, बिल्कुल नहीं हो रही। वहां पे भी मुसलमान खूब संख्या में बढ़ रहे हैं, खूब हर जगह गवर्नमेंट में भी है, एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन बांग्लादेश में वहां पे लोगों पे अत्याचार हो रहा है, किलिंग हो रही है, दबाया जा रहा है, सफाया चल रहा है। इन दोनों की आप तुलना करके बहुत बड़ा पाप करो। मैं आपको लिंक भेजता हूँ जो पीएम साहब का आप कह रहे थे, और गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट गई है उनका भी भेजता हूँ। मैं आदरणीय भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार पढ़ लें, और पढ़ के फिर नेक्स्ट उसमें आए। ठीक बात, आपको इसमें डेट भी पता चल जाएगी, आपको मुद्दा भी पता चल जाएगा। ठीक है। और आप पत्रकार हैं, या तो पत्रकार के तौर पे आए, या फिर आपको एक प्रवक्ता के तौर पे आए किसी पार्टी के, तो फिर अच्छा लगेगा। लेकिन एक पत्रकार के तौर पे आएंगे और फिर ऐसी बातें करेंगे तो शोभा नहीं देती। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक छोटी सी टिप्पणी अशोक तिवारी, जैसा कि अभी मनीष शर्मा ने कहा कि भाई बांग्लादेश और भारत की उन्होंने तुलना कर दी, अल्पसंख्यक वहां भी खतरे में, यहाँ भी खतरे में, ये कहां तक ठीक है? भाई मनीष शर्मा ने जी ने अच्छी व्याख्या कर दी, और भाई अजय शुक्ला जी ने अच्छी व्याख्या कर दी। अब भाजपा के प्रवक्ता पत्रकारों की बातें नहीं सही लगती हैं, ये उनका अपना विषय है। सवाल इस बात का है, ये बात बिल्कुल सही है, एक लाइन में बात खत्म करूंगा अपनी, कि अब वो माहौल नहीं रहा। लोग संतुष्ट है राम मंदिर पा करके, लोगों को अब और जगहों पर कुछ खोजने की इच्छा नहीं होती है। महंगाई कम करने की इच्छा होती है, बेरोजगारी दूर करने की इच्छा होती है, आज किसानों की आय कैसे बढ़े इसकी इच्छा होती है, बेरोजगार कैसे मिले दलितों को, दलित जो कि मारा फिर रहा है दलित। ठीक है। सुमति यादव, छोटी सी टिप्पणी, क्या बांग्लादेश पर संसद में चर्चा होनी चाहिए जैसा आपकी पार्टी ने कहा भी है? जी, सवाल हमसे क्या? नहीं, सुमति यादव से बोलिए। सवाल हमसे जी नहीं, सुमति यादव बोलिए, कांग्रेस। अनम्यूट करिए, जल्दी से अनम्यूट करिए, अब सब वक्त नहीं बिल्कुल। बीजेपी जानबूझ के देश में ऐसा माहौल बना रही है कि देश जो है, जो देश के मेन मुद्दे हैं उन पर लोगों का फोकस न जाए, अपनी नाकामियां छिपाने के लिए जानबूझ के। तो मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि ये दंगा हुआ नहीं है, ये तो साफ प्रायोजित दंगा है, सरकार ने जानबूझ के कराया है। नहीं तो आप देखिए ऐसी कौन सी कोर्ट है कि 2 घंटे पहले आयोजित है, बिल्कुल 2 घंटे पहले। थैंक यू, धन्यवाद अजय जी। 10 सेकंड में अंतिम टिप्पणी बस। थैंक यू दोनों शर्मा जी और यादव जी, थैंक यू। अब वक्त नहीं है, अजय जी 10 सेकंड। ठीक है भाई, ठीक है शर्मा जी प्लीज, शर्मा जी और यादव जी। अजय जी 10 सेकंड में कार्यक्रम खत्म कर दूंगा। स्पॉन्सर्ड और सपोर्टेड है। ठीक है अजय जी 10 सेकंड अंतिम टिप्पणी। देखिए, मुझे लगता है दुर्गेश जी, मनीष जी ने पूरी बात बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी कह दी है। मैं उससे सहमत होते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि बीजेपी के प्रवक्ताओं को कम से कम जो सच को स्वीकार करना आना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने का काम खुद करेंगे और दूसरे पे डालेंगे। व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, कुछ भी तथ्यों पे बात करें, और तथ्यों पे इनके पास कोई जवाब होता नहीं। और मुझे लगता है कि ये लोग सिर्फ झूठ बोलने की ट्रेनिंग लेके आते हैं और इसीलिए सिर्फ दूसरों पे आक्षेप लगाते। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, बहुत धन्यवाद खेमचंद शर्मा, सुमति यादव, मनीष शर्मा, अशोक तिवारी, आपका धन्यवाद। दर्शकों का बहुत आभार जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा, सुना और एक राय बनाई होगी। मुझे लगता है कि अमन चैन देश में होना चाहिए, और संवैधानिक पद पर बैठे लोग कोई भी हो, उसे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके लिए उसने शपथ ली है, देश को संविधान से चलाने की शपथ ली है। अमन चैन रहेगा, सुख चैन रहेगा, सब मिलजुल कर रहेंगे तो देश की तरक्की भी होगी। नमस्कार।